इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एकदम नए ऑनलाइन गेमिंग कानून पर, जो 2025 में आया है। हमने इस पर काफी सारे स्रोत देखे हैं, आर्टिकल्स, सरकारी दस्तावेज, रिसर्च पेपर्स भी। हाँ, काफी कुछ है पढ़ने को। और हमारा मकसद है कि इस बड़े बदलाव को ठीक से समझें और ये देखें कि इसका अभी फौरन क्या असर हो रहा है। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आखिर इतना क्या बदल गया अचानक से? देखिए, ये कोई छोटा मोटा रेगुलेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़े अरबों डॉलर के उद्योग के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर है। इसके असर भी बहुत बड़े होने वाले हैं। अच्छा। कानून का जो ऑफिशियल नाम है वो है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो आपने भी नोटिस की होगी वो है इसकी स्पीड, कितनी तेजी से ये पास हुआ और लागू हो गया। हाँ, वो तो वाकई कमाल था। सोचिए, 20 अगस्त को लोकसभा से पास, 21 अगस्त को राज्यसभा से, एक दिन बाद, और 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और उसी दिन से लागू। बाप रे, सिर्फ 3 दिन में पूरा प्रोसेस। जी हाँ, ये रफ्तार अपने आप में बताती है कि सरकार के लिए कितना जरूरी मुद्दा था। हाँ, ये तो साफ है। अच्छा, तो फिर सबसे बड़ी चीज से शुरू करते हैं, पाबंदी बैन। सुनने में आ रहा है कि असली पैसे वाले सारे ऑनलाइन गेम्स बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ा और सबसे सीधा बदलाव है। रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर कंप्लीट बैन। और जब आप सारे कहती हैं तो सचमुच सारे? इसमें वो फैंटेसी स्पोर्ट्स वाले भी आ गए, ड्रीम 11, MPL जैसे? हाँ, बिल्कुल। यही पर सबसे बड़ा पेच है। पहले एक बहस चलती थी ना, स्किल और चांस की। हाँ, कि ये तो स्किल का खेल है, जुआ नहीं। हाँ, तो अब उस बहस को खत्म कर दिया गया है। कानून साफ कहता है, अगर असली पैसा रियल मनी इन्वॉल्व है तो गेम बैन है, चाहे वो फैंटेसी स्पोर्ट्स हो जिसे स्किल बेस्ड माना जाता था। या रमी और पोकर जैसे कार्ड गेम्स हों। अच्छा, रमी पोकर भी? हाँ, वो भी। और जाहिर है जो सीधे सीधे चांस पर आधारित है, जैसे ऑनलाइन बेटिंग या लॉटरी, वो तो बैन है ही। तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखा अब स्किल और चांस में? पैसे के मामले में तो बिल्कुल नहीं। अगर पैसा लग रहा है तो वो प्रतिबंधित है, सीधा सा नियम। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है पहले से। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ गेम खेलने या ऑफर करने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है इसमें? इन गेम्स का विज्ञापन करना, इन्हें प्रमोट करना, किसी भी तरह से लोगों तक पहुंचाना, वो सब भी गैर कानूनी है अब। और एक और बहुत स्मार्ट मूव, या कहें कि असरदार कदम, बैंकों और पेमेंट गेटवेज को भी रोक दिया गया है। पेमेंट गेटवे को भी? ये कि बैंक, UPI, वॉलेट्स, कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम इन बैन हुए गेम से जुड़े पैसों का लेन देन नहीं कर सकता। अरे वाह, तो पैसे का फ्लो ही रोक दिया। बिल्कुल। ये नियम लागू करवाने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। जब पैसा ही नहीं आएगा जाएगा तो खेल चलेगा कैसे? हाँ, ये तो बिजनेस मॉडल पे सीधा अटैक है। एकदम। अरबों डॉलर वाली कंपनियों पे सीधा असर। और सिर्फ गेमिंग कंपनी नहीं, पूरा इकोसिस्टम हिल गया है। एडवर्टाइजिंग वाले, पेमेंट वाले, सब। तो ये तो हुई बैन की बात, लेकिन इतने बड़े लेवल पर इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए कौन सा गेम ठीक है, कौन सा नहीं, लाइसेंस वगैरह, इसके लिए कोई नई सरकारी बॉडी भी बनी है क्या? हाँ, बिल्कुल। इतना बड़ा बदलाव बिना एक डेडिकेटेड रेगुलेटर के कैसे चलेगा? तो कानून के तहत एक नई शक्तिशाली राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाई जा रही है। क्या नाम है इसका? इसे कह सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग नियामक प्राधिकरण या आयोग, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी या कमीशन टाइप का कुछ। अच्छा, तो ये अथॉरिटी क्या क्या करेगी? इसके काम बहुत सारे और बहुत जरूरी होंगे। पहला तो यही तय करना कि कौन से गेम्स इंडिया में अलाउड है और कौन से नहीं। गेम्स को क्लासिफाई करना। ठीक है। फिर जो गेम्स अलाउड होंगे उन्हें चलाने के लिए लाइसेंस देना। लाइसेंस देने के साथ साथ ये डिटेल गाइडलाइंस भी जारी करेगी कि ये गेम्स कैसे ऑपरेट होने चाहिए। इसमें प्लेयर प्रोटेक्शन, डेटा सेफ्टी, जिम्मेदार गेमिंग, रिस्पॉन्सिबल गेमिंग जैसी चीजें आएंगी। प्लेयर की शिकायतें सुनने का भी कुछ सिस्टम होगा? हाँ, ये अथॉरिटी यूजर्स की शिकायतें सुनने और उनका हल निकालने के लिए भी जिम्मेदार होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये नजर रखेगी कि सारी कंपनियां इन रूल्स को फॉलो कर रही हैं या नहीं, एनफोर्समेंट। तो एक तरह से ये पूरे देश के लिए ऑनलाइन गेमिंग का सिंगल गेटकीपर बन गया। पहले तो शायद स्टेट्स अपने अपने रूल्स बना रहे थे। हाँ, पहले वही कंफ्यूजन था। कोई राज्य बैन कर रहा था, कोई रेगुलेट करने की सोच रहा था। बहुत खिचड़ी पकी हुई थी। अब ये नेशनल अथॉरिटी आने से एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाएगा। पूरे इंडिया में एक जैसे नियम और एक ही रेगुलेटर।
इससे क्लैरिटी लाएगी, पर शायद सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल भी काफी बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो है। क्लैरिटी आएगी, लेकिन सेंट्रलाइजेशन भी बढ़ेगा। ये दोनों पहलू हैं। ठीक है, तो रियल मनी गेम्स बैन, उनको कंट्रोल करने के लिए नई अथॉरिटी, पर क्या सब कुछ बैन ही हुआ है या कुछ ऐसी भी गेमिंग है जिसे सरकार शायद ठीक मानती है या उसे बढ़ावा देना चाहती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कहानी सिर्फ बैन की नहीं है। अच्छा। ये कानून कुछ खास तरह की गेमिंग को सिर्फ अलाउ ही नहीं करता, बल्कि एक्टिवली प्रमोट करने की बात भी करता है। जैसे कि? सबसे बड़ा नाम है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स मतलब वो प्रोफेशनल वीडियो गेमिंग? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जहां प्रोफेशनल गेमर्स टीमों में या अकेले वीडियो गेम्स में मुकाबला करते हैं। इस कानून ने ई स्पोर्ट्स को बाकायदा एक खेल का दर्जा दिया है, जैसे क्रिकेट या फुटबॉल होता है। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए। बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ नाम का दर्जा नहीं है, सरकार इसे आगे बढ़ाने के लिए ठोस प्लान भी बना रही है। क्या प्लान है? प्लान काफी एम्बिशियस लग रहे हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए अकेडमियां खोलना, हाँ। इस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना, जो अच्छे खिलाड़ी या टीमें हैं उन्हें इंसेंटिव देना, अच्छा। लोगों में ई स्पोर्ट्स को लेकर जागरूकता फैलाना, और यहाँ तक कि इसे देश की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी का हिस्सा बनाने की भी बात है। ओ, तो मतलब सरकार इसे एक प्रॉपर स्पोर्ट की तरह ट्रीट कर रही है। बिल्कुल, ये एक साफ संकेत है कि सरकार ई स्पोर्ट्स को एक लेजिटिमेट पॉजिटिव एक्टिविटी मानती है। ये तो काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसके अलावा और कुछ है जिसे प्रमोट किया जा रहा है? हाँ, ई स्पोर्ट्स के अलावा कानून उन ऑनलाइन गेम्स को भी एनकरेज करने की बात करता है जो सेफ हों, उम्र के हिसाब से ठीक हों और जिनमें कोई सोशल या एजुकेशनल वैल्यू हो। मतलब सीखने सिखाने वाले गेम्स? हाँ, या ऐसे गेम्स जो लोगों को पॉजिटिव तरीके से जोड़ें, बिना पैसे के लेन देन वाले रिस्क के। इन्हें भी रजिस्टर करने और प्रमोट करने का इरादा है। तो एक तरफ बैन, दूसरी तरफ प्रमोशन, ये ड्यूअल अप्रोच दिख रहा है। एकदम, सरकार का नजरिया साफ है। रियल मनी गेमिंग बंद करो और ई स्पोर्ट्स और अच्छे साफ सुथरे गेम्स को आगे बढ़ाओ। वो एक ऐसी डिजिटल गेमिंग कल्चर चाहते हैं जो स्किल, कंपटीशन, लर्निंग पर बेस्ड हो, ना कि गैम्बलिंग या पैसे की लत पर। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये जो प्रमोशन की बात है ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेम्स के लिए, ये जमीन पर कितना उतरेगा? मतलब सिर्फ कह देना काफी है या इसके लिए वाकई रिसोर्स लगेंगे? ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। पॉलिसी बनाना एक बात है और उसे ढंग से लागू करना बिल्कुल दूसरी। हाँ, ये देखना होगा कि ये अकेडमियां कब और कैसे खुलती हैं, रिसर्च को कितना फंड मिलता है और क्या वाकई इंडिया ई स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाता है, और एजुकेशनल गेम्स की परिभाषा क्या होगी, ये भी देखना होगा। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है, सजा, पेनल्टीज। अगर कोई ये बैन वाले नियम तोड़ता है तो क्या होगा? सुना है सजा बहुत सख्त है। सख्त शायद अंडरस्टेटमेंट होगा। सजा वाकई में बहुत बहुत कठोर रखी गई है। कितनी? अगर कोई कंपनी या व्यक्ति असली पैसे वाला ऑनलाइन गेम ऑफर करता है या चलाता है या किसी भी तरह उसे एक्सेसिबल बनाता है, हाँ, तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। 3 साल? और साथ में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी। 1 करोड़? ये पहली बार पकड़े जाने पर। जी हाँ, ये फर्स्ट ऑफेंस के लिए। बाप रे, ये तो बहुत सीरियस है। और अगर कोई सिर्फ एडवर्टाइज करता है इन गेम्स का तो? एडवर्टाइजिंग पर भी सजा है। बैन हुए गेम्स का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और या 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। अच्छा। और वो जो हमने पेमेंट्स वाली बात की थी, हाँ, बैंक और पेमेंट गेटवे, अगर वो जानबूझकर इन बैन हुए गेम्स के लिए ट्रांजैक्शंस करते पकड़े जाते तो उन पर भी 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। ओह, मतलब पूरे सिस्टम को ही कवर किया है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। और क्या है? अगर कोई बार बार ये जुर्म करता है, मतलब रिपीट ऑफेंडर है, हाँ, तो सजा और भी ज्यादा कड़ी हो जाती है। दूसरी बार या उसके बाद पकड़े जाने पर जेल 3 से 5 साल तक हो सकती है। 5 साल तक? और जुर्माना भी डबल होकर 2 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। 2 करोड़, 5 साल जेल और 2 करोड़ जुर्माना। और ये जो सुना है कि ये अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल होने का मतलब है कि पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से वारंट की जरूरत नहीं है। बिना वारंट गिरफ्तारी? हाँ। और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल का मतलब है कि बेल मिलना आरोपी का अधिकार नहीं रह जाता।
अच्छा। बेल मिलेगी या नहीं ये पूरी तरह जज के फैसले पर निर्भर करेगा, और ऐसे मामलों में बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे बाप रे। मतलब पुलिस बिना वारंट उठा सकती है और जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी। ये तो वाकई बहुत ही कड़े प्रावधान हैं। बिल्कुल। और पुलिस को इसके साथ तलाशी लेने, सामान जब्त करने के भी अधिकार दिए गए हैं आईटी एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत। तो कुल मिलाकर सरकार ये मैसेज बहुत क्लियर दे रही है कि इस कानून को हल्के में ना लिया जाए। मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है। अच्छा, तो ये तो हुई कानून की बातें। अब जरा जमीन पर आते हैं। इंडस्ट्री पर इसका क्या असर हो रहा है, खासकर वो बड़ी फैंटेसी गेमिंग कंपनियां Dream11, MPL, जिनका अरबों का कारोबार था। असर तो बहुत जबरदस्त और फौरी हुआ है। जैसा आपने कहा, Dream11 की वैल्यूएशन $8 बिलियन के करीब थी, MPL की $2.5 बिलियन। हाँ। अब उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही रातों रात गैरकानूनी हो गया है, तो जाहिर है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। मतलब शटडाउन का खतरा है। बिल्कुल, खबरें आ रही हैं कि उन्हें अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। इससे हजारों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, और जिन इन्वेस्टर्स ने इनमें अरबों डॉलर लगाए थे, उनका पैसा डूबने का खतरा। ये तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। और वो जो क्रिकेट वगैरह की स्पॉन्सरशिप थी इनकी, Dream11 तो टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सर थी शायद। हाँ थी, करीब 358 करोड़ की डील थी बीसीसीआई के साथ। अब खबरें हैं कि Dream11 शायद ये डील खत्म करने की सोच रही है। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि बीसीसीआई ने ही इस कानून के बाद उनसे दूरी बना ली है। अच्छा, बीसीसीआई ने खुद ही? हाँ, लगता तो यही है। क्रिकेट और फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो एक बड़ा कनेक्शन बन गया था, उस पर ये सीधी चोट है। ये तो सच में बहुत बड़ा झटका है। तो क्या ये कंपनियां अब बस बैठ गई हैं या कुछ कर रही हैं इस सिचुएशन से निपटने के लिए? नहीं, बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो रास्ते तलाश रही हैं। जैसे एक और प्लेटफॉर्म है विंजो। हाँ, सुना है। एक्सपैंड करने पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल जा रहे हैं। हाँ, और इंडिया में अपने यूजर्स को बनाए रखने के लिए शायद वो अब शॉर्ट वीडियो जैसे दूसरे नॉन रियल मनी फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं। हाँ, मजबूरी है, या तो बाहर जाओ या अपना प्रोडक्ट बदलो। तो क्या पूरी इंडस्ट्री ही इस कानून को बुरा मान रही है या मिलीजुली प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया काफी बंटी हुई है। यहीं पर थोड़ी न्यूआंस है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सब लोग इसे गलत ही बता रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ आवाजें हैं जो मानती हैं कि ये रेगुलेशन जरूरी था। क्यों? उनका तर्क है कि इस सेक्टर में, खासकर रियल मनी गेमिंग में, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई थीं, जैसे गेमिंग की लत लगना, लोगों के साथ धोखाधड़ी होना, मनी लॉन्ड्रिंग के शक, बच्चों पर बुरा असर पड़ना। तो उनका कहना है कि इन चीजों पर रोक लगाना जरूरी था। वो इसे एक तरह से इंडस्ट्री की सफाई की तरह देख रहे हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ वाले क्या कह रहे हैं? दूसरी तरफ जाहिर है वो लोग हैं जिनका बिजनेस बंद हो गया। वो इसे सरकार का जरूरत से ज्यादा दखल, मतलब गवर्नमेंट ओवररीच मान रहे हैं। उनका क्या तर्क है? वो कहते हैं कि सरकार ने स्किल और चांस में फर्क किए बिना सबको एक ही तराजू में तौल दिया। ये एक बढ़ता हुआ सेक्टर था, नौकरियां दे रहा था, इनोवेशन हो रहा था। हाँ। और भारत इसमें ग्लोबल लीडर बन सकता था, लेकिन इस कानून ने सब रोक दिया। ये वही पुरानी बहस है, रेगुलेशन वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, ये बहस तो हमेशा चलती है, यहाँ काफी शिद्दत से दिख रही है। बिल्कुल, नजरिया इस पर डिपेंड करता है कि आप टेबल के किस तरफ बैठे हैं। सही कहा। तो चलिए अब तक जो हमने बात की उसे एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। जरूर। ठीक है, तो भारत में ऑनलाइन गेमिंग का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है। कानून का नाम है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025, और ये 22 अगस्त 2025 से लागू भी हो चुका है। हाँ। मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, असली पैसे वाले सारे ऑनलाइन गेम्स, चाहे वो स्किल वाले हों या चांस वाले, पूरी तरह बैन। करेक्ट। दूसरा, इन नियमों को लागू करने और बाकी गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक नई नेशनल अथॉरिटी बन रही है। तीसरा, ई स्पोर्ट्स को खेल का दर्जा मिला है और सरकार उसे प्रमोट करेगी। साथ में सेफ, एजुकेशनल, सोशल गेम्स को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। चौथा, नियम तोड़ने पर सजा बहुत बहुत सख्त है। कई साल की जेल, करोड़ों का जुर्माना, और वो भी बिना आसानी से जमानत मिले। हाँ, ये बहुत अहम है। और पांचवा, इसका असर इंडस्ट्री पर तुरंत दिखने लगा है। बड़ी फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनियां संकट में हैं, स्पॉन्सरशिप डील्स टूट रही हैं और इंडस्ट्री में काफी उथल-पुथल है। एकदम सही सारांश है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? हमने कोशिश की कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर इस नए कानून के हर पहलू को समझें। क्या रुका, क्या शुरू हुआ, कौन देखेगा, क्या सजा है और फौरन क्या असर हुआ।
ये तो साफ है कि ये मामूली बदलाव नहीं, एक फंडामेंटल शिफ्ट है। बिल्कुल। भारत में ऑनलाइन गेमिंग का पूरा लैंडस्केप ही बदल गया है। सरकार ने अपनी दिशा एकदम साफ कर दी है। रियल मनी गेमिंग से दूर हटो और ई स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सेफ एंटरटेनमेंट की तरफ जाओ, वो भी कड़ी सरकारी निगरानी में। मैसेज क्लियर है, खेलो मगर पैसा लगाकर नहीं और हमारे नियमों के अंदर रहकर। लेकिन हाँ, जैसा कि हमने पहले भी इशारा किया, कानून का मकसद भले ही अच्छा हो, लत रोकना, फ्रॉड कम करना, पर यह हमें सोचने पे मजबूर करता है एक बहुत अहम सवाल पर। ये जो असली पैसे वाले स्किल बेस्ड गेम्स पर कंप्लीट बैन लगाया गया है, हाँ, जैसे फैंटेसी या पोकर। हाँ, जिनमें वाकई स्किल लगती है। इस बैन का असर उस सोच पर क्या पड़ेगा जो गेमिंग को सिर्फ टाइम पास न मानकर एक सीरियस प्रोफेशन या करियर की तरह देखती है। खासकर तब जब आप ई स्पोर्ट्स कोच उसी वक्त एक करियर की तरह प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या इसमें एक तरह का विरोधाभास नहीं लगता कि एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी ई स्पोर्ट्स को आप खेल मानकर प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी स्किल बेस्ड एक्टिविटी जैसे फैंटेसी या पोकर को पैसे जुड़ते ही पूरी तरह बैन कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा, एक इतने बड़े सेगमेंट को जिसमें लाखों लोग जुड़े थे और जिसमें स्किल का एलिमेंट था भी, उसे अचानक बंद कर देने के अनपेक्षित नतीजे क्या हो सकते हैं? क्या ये पूरी एक्टिविटी अब अंडरग्राउंड चली जाएगी या लोग अवैध विदेशी वेबसाइट्स पर खेलने लगेंगे जहां कोई रेगुलेशन, कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा? ये भी एक बड़ा रिस्क है। हाँ, तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेंगे। ये देखना होगा कि ये कानून जमीन पर कैसे काम करता है और इसके लॉन्ग टर्म असर क्या होते हैं।